नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीट पात्रता परीक्षा 2025 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए स्पेशल टॉपिक जोड़ा गया है, वो है RTE 2009 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जोड़ा गया है। तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं रीट के अंदर पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं, हेडमास्टर परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से रीट पात्रता परीक्षा 2025 में आपके 2 से 3 प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे। तो सभी साथी नए हैं और नए साथियों के लिए ये नया टॉपिक है और अच्छे तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। कुछ साथियों ने पढ़ लिया होगा तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, जिन्होंने पढ़ लिया वो अब इन प्रश्नों को देख पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें पहुंच पाए। इसकी PDF मैं आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन एक बार आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि RTE 2009 से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आज के प्रश्नों की, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों व बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। देखिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 पेपर 3 के अंदर पूछा गया था कि RTE 2009 है, इसकी किस धारा के अंदर, किस अध्याय के अंदर ये कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है कि निजी विद्यालयों में जितने भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ के कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो कितनी सीटें? 25% सीटें आरक्षित की गई है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर कुल अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं और 39 क्या है? धाराएं हैं। 39 क्या हैं? धाराएं हैं। ये आपको याद रखना है। इन 7 अध्यायों के अंदर इन 39 धाराओं का अलग अलग उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, अच्छे तरीके से आपको बताऊं तो अध्याय 1 की मैं बात करूं, अध्याय 1 की बात करूं तो इसमें धारा है 1 से लेकर 2 धारा। धारा 1 जिसमें प्रारंभिक और दूसरा दिया हुआ धारा 2 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। फिर अध्याय 2 की मैं बात करूं, इसमें अनुच्छेद है 3 से 5 तक, अनुच्छेद नहीं, धारा। फिर हम बात करूं, इसमें बात करें तो 3 नंबर बात करें तो 6 से 11 तक है, जिसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्य दिए गए हैं। चौथे अध्याय के अंदर मैं बात करूं तो 12 से लेकर 28 तक धाराएं हैं, ठीक है, जिसमें विद्यालयों व शिक्षकों के उत्तरदायित्व का विवरण दिया गया है। 5 नंबर अध्याय की मैं बात करूंगा तो उसमें 12 से लेकर 29 से लेकर 30, 29 और 30 दो धारा है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना कहा गया है। और 6 नंबर अध्याय की मैं बात करूंगा तो बालकों के संरक्षण का अधिकार का संरक्षण है 31 से 34 तक। फिर मैं बात करूंगा अध्याय नंबर 7 में और इसमें 35 से 38 तक है, ठीक है, अन्य मुख्य बातें। तो ये 7 अध्याय हैं, जिसमें से जो है इसकी बात 25% जो सीटें आरक्षित की गई है, सीटें जो आरक्षित की गई है ये धारा 12 के अंदर है। RTE 2009 की धारा 12 है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि निजी विद्यालय द्वारा पहली कक्षा में कुल बच्चों के न्यूनतम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी याद रखना है। जो निजी स्कूल में विद्यालय पूर्व शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष भी इसी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो 25% की जो सीटें हैं वो धारा 12 के अंदर है, ये याद रखना है। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) यानी C के तहत गैर अल्पसंख्यक दर्जों के निजी विद्यालयों द्वारा समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए कम से कम 25% सीट आरक्षित किया जाना अनिवार्य किया गया है।
यानी आपका बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उनके लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। और ये है हमारे प्रताप क्लासेस पर रीट L2 के लिए सामाजिक अध्ययन की स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने टॉपिक वाइज टेस्ट और NCERT बुक्स के सारे टेस्ट हमने डाल दिए हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के, इसमें वैदिक सभ्यता, वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और RTA 2009 डालेंगे हम। इसमें बालक से संबंधित जितनी भी शैक्षणिक योजनाएं हैं वो भी इसके अंदर हम सारे डालेंगे। तो इसमें टॉपिक वाइज जो 60% आएंगे आपके, तो टॉपिक वाइज हम आपको अच्छे तरीके से टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं NCERT समावेशन के साथ में। तो आप अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करें और ये टेस्ट सीरीज जरूर ले। मात्र 100 रुपये है टेस्ट सीरीज की, मात्र 100 रुपये में आपको इतना मैटर, यानी 70 तो टेस्ट दिए जा रहे हैं और अन्य RTA 2009, 2020 और जो बालक की समस्या से जोड़ी गई है योजनाएं। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ये याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। सबसे पहले मैं बात करूं इसको राज्यसभा से पूछा जाए कि राज्यसभा में, तो 20 जुलाई 2009 को, 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद में 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ। फिर उसके बाद में 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए और उसके बाद में ये भारत के गजट पत्र में प्रकाशित किया गया। और ये आपको याद रखना है। उसके बाद में तो ये डेट रखनी है कि 1 अप्रैल 2010 को इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2010। ये डेट आपसे रीट में पूछी जा सकती है। फिर अगला प्रश्न, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही है? स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन ना 1 सही है और ना ही 2 सही है। ना तो कोई फीस लगा सकते हैं, ना कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया कर सकते हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये धारा, मैं बात करूं धारा 13 के अंदर, RTI 2009 की धारा 13 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस व अनुवीक्षक प्रक्रिया का न होना, ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। और ये जो धारा 2009 है RTI, वह 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है, निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो तब उसके लिए दंड का प्रावधान होगा। यानी मान लीजिए कोई विद्यालय किसी विद्यार्थी से फीस लेता है तो उसके लिए कितना दंड का प्रावधान रहेगा। तो ये भी 3rd ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उर्दू का L2 के अंदर, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 30 गुना का तक अर्थदंड होगा, या 50 गुना, या 10 गुना, या 20 गुना। तो ये बात करते हैं, तो लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना का तक का अर्थदंड उसे दिया जाएगा। तो जितनी फीस ली है उसके 10 गुना उसे फीस वापस देनी होगी। ठीक है, यही बात किस में लिखी हुई है? धारा 13 के अंदर लिखी हुई। ये बात किस में है? धारा 13 के अंदर लिखी हुई है कि प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो उस पर प्रवेश शुल्क से 10 गुना राशि तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये प्रश्न देखो बना दिए गए। लगभग ये 60 से 70 प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी परीक्षा हो तो यहाँ से वापस प्रश्न आएगा, क्योंकि ये लगभग 4 से 6 परीक्षा हुई है। इनमें से सारे प्रश्न बना लिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में इसका नाम क्या है? तो इसे कहते हैं RTE अधिनियम 2009 कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखो, रीट के अंदर पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? किस अध्याय में? एक तो विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारी है, तो ये है अध्याय 4 के अंदर। किसके अंदर है? अध्याय 4 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस में है? ये है अध्याय 4 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अध्याय 4 के अंदर, जिसमें
धारा 12 आती है जिसमें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा है। फिर धारा 13 की बात करें तो धारा 13 के अंदर प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस व अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। और धारा 14 क्या कहती है कि इसमें प्रवेश के लिए आयु का सबूत, क्या मांगती है, प्रवेश के लिए आयु का सबूत। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से जो है प्रवेश दिया जाएगा वो भी इसमें उल्लेख दिया गया है। तो अध्याय जो बात करें 4 के अंदर 12 से लेकर 28 तक की धाराएं हैं, 12 से लेकर 28 तक की इसके अंदर धाराएं हैं, जिसमें से जो मैं बात बता रहा हूँ प्रवेश के लिए आयु सबूत की बात करें तो जो प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश है, बालक की आयु का निर्धारण जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1986 के नियमों के अनुसार सरकार द्वारा तय किए गए किसी दस्तावेज के आधार पर भी किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है तो उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो हम उसको प्रवेश नहीं देंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखो अच्छा प्रश्न निकाला है। और धारा 27 कहती है कि गैर शिक्षकों, गैर शैक्षिक क्या है, गैर शैक्षिक प्रयोजनों, गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध है। धारा किसके अंदर, धारा 27 के अंदर। किसके अंदर है, धारा 27 के अंदर है, ये आपको याद रखना है। धारा 27 किसके अंदर में आ जाएगी, किस अध्याय में आ जाएगी, धारा 27 धारा 4 के अंदर आ जाएगी, अध्याय 4 के अंदर ये बात की गई है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा पल्स पोलियो अभियान के अंदर। किसके अंदर, पल्स पोलियो अभियान के अंदर नहीं लगाया जाएगा। देखिए जनगणना के अंदर रहता है, चुनाव कार्य में लगाया जाता है, आपदा राहत कार्य के लिए लगाया जाता है। तो ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है। अगला, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। देखिए आपको इससे, इन प्रश्नों से ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी आपने एक बार टॉपिक पढ़ा रखा है तो आपको ये प्रश्न निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अब इसने है कि धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करने का दायित्व किसका होगा अभी, तो ये दायित्व होगा अपने, किसका भी दायित्व होगा, ये राज्य सरकार का होगा। किसका होगा अभी, राज्य सरकार का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, राज्य सरकार का। ये रीट 3rd ग्रेड के अंदर सोशल स्टडीज का पेपर हुआ था RT का, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो बात हो रही है प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को, राज्य सरकार। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों में व शिक्षक घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 1 से 5 की मैं बात करूँ, अच्छा प्रश्न है ये। 1 से 5 तक तो होंगे 200 कार्य दिवस, यानी 200 दिन काम करेगा और 800 घंटे लेगा वो, 800 घंटे शिक्षक लेगा। ठीक है, कक्षा के अंदर 800 घंटे यानी पूरे एक प्रति शैक्षणिक वर्ष के अंदर। फिर मैं बात करूं 6 से 8 तक, 6 से 8 तक मैं बात करूं तो 220 कार्य दिवस, 220 दिन तो वो कार्य करेगा और घंटे लेगा वो 1000 घंटे कार्य करेगा, 1000 घंटे क्या करेगा, शिक्षण करेगा। तो प्रति शैक्षणिक वर्ष है ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। अब ये पूछा है कि कक्षा 1 से 5 है तो कार्य दिवस 200 हो जाएंगे, शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 800, 200 और 800, ये याद रखना है, ये SST के अंदर पूछा गया था। ठीक है, और जो इसमें बात करें तो जो शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह की बात करें कार्य घंटों की, तो वो होगा 45 शिक्षण घंटे, यानी एक सप्ताह के अंदर वो 45 शिक्षण घंटे करवाएगा। ये आपको इतना भी याद रखना है साथ में। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। अब धारा 14 के बारे में देखिए, अच्छे तरीके से इन धाराओं को पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना अच्छे तरीके से इन धाराओं के बारे में ध्यान रखना है कि क्या कहती है। तो धारा 14 क्या कहती है, धारा 14 क्या कहती है इसके बारे में है। तो किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। क्या ये बिल्कुल सही है?
अगला, ये सभी या रोकने या निष्कासन का प्रतिषेध, किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसमें धारा जो 14 कहती है वो क्या कहती है कि किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। यानी क्या कहता है कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत, ठीक है, मैंने पहले बताया था, तो धारा 14 में ये दिया गया है। आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अहर्ताएं और शर्तें निर्धारित की गई है। तो अहर्ताएं, शर्तें निर्धारित की गई है धारा 23 के अंदर। किसमें? धारा 23 के अंदर। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 ये किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करेगा? तो कितने वर्ष तक भी? 6 से 14 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 से 14 वर्ष तक। ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा? छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा प्राथमिक स्तर पर? देखिए, प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार कि प्राथमिक स्तर पर क्या होंगे, फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या होंगे, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्राथमिक स्तर पर बता देता हूँ। प्राथमिक स्तर पर बता देता हूँ 30:1 होगा। फिर मैं बात करूँ उच्च प्राथमिक की बात करूँगा तो इसका अनुपात होगा 35:1 होगा। फिर मैं बात करूँ माध्यमिक शिक्षा का, माध्यमिक स्तर पर 30:1 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर इसने पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा हो जाएगा? 30:1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 30:1 होगा। ये आपको याद रखना है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच व समीक्षा व उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो ये किसका होगा? ये स्कूल लेक्चर आर के अंदर पूछा गया था। तो ये बात करें तो ये होगा अपने राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये जिम्मा होगा। अभी प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बालकों के अधिकार का संरक्षण, तो यहाँ पे आ जाए तो राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ही इनका संरक्षण करेगी। ठीक है, तो सुरक्षा की उपायों में जांच और समीक्षा या उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय व बाल संरक्षण आयोग का। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? इनमें से समुचित सरकार का नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसमें देखिए, हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता बिल्कुल है। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना ये गलत है। आसपास पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना ये इनका काम है। लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किसका काम होगा? RSCERT का। ठीक है, या इसे कहते हैं SIERT भी कहते हैं, तो इसका होगा। लेकिन ये सारे काम किसके होंगे? समुचित सरकार का होगा। ये धारा किसके अंदर दिया हुआ है? समुचित सरकार के बारे में ये आपसे पूछा जा सकता है। समुचित सरकार के कर्तव्य धारा 8 के अंदर है। धारा 8 कहती है कि समुचित सरकार के कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें एक तो सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक उपलब्ध करवाई जाएगी। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किस प्रकार से प्रश्न को बनाया गया है? इसमें हम बात करें तो 2 प्रकार की समितियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है आपको। ठीक है, उनमें धारा भी दी हुई है और वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें मैं बात करूं सबसे पहले तो धारा 21 के अंदर, धारा 21 के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, जो ये दिया हुआ है अपने विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख कहाँ पे है? धारा 21 के अंदर है। इसमें हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा कि वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? इसमें समिति सदस्यों के कम से कम 1/4, समिति सदस्यों का कम से कम कितना होना चाहिए? ये 3/4 होना चाहिए, 3/4 भाग होना चाहिए। ठीक है, तो समिति में आवश्यक रूप से कम 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता या संरक्षण में से होने चाहिए। इस
विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। यानी निजी स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल, सहायता या अनुदान प्राप्त स्कूल, या हम कह सकते हैं खास श्रेणी वाले विद्यार्थियों में से एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन आवश्यक रूप से किया जाएगा, जिसमें क्या होंगे, इस समिति के कम से कम जो 3/4 भाग है वो क्या होने चाहिए, बालकों के माता पिता या उनके संरक्षण के प्रतिनिधित्व होने चाहिए। इसमें हम बात करें, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर आवश्यक रूप से कितने प्रतिशत, 50% क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ये याद रखना है, कितनी प्रतिशत, 50%। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से मैं बता देता हूँ। देखिए धारा 21 है, उसमें तो क्या दिया हुआ है, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। देखिए मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसान नहीं है। धारा, फिर बात करूँ 22 की, धारा 22 में है विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना का उल्लेख किस में है, धारा 22 के अंदर। तो दोनों, धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति है, धारा 22 में विद्यालय विकास योजना है। दोनों याद रखना है अच्छे तरीके से, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक और बता देता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट धारा, धारा आपसे पूछा जाए धारा 33, धारा 33 का संबंध है राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन। राष्ट्रीय, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किस धारा के अंदर है, सलाहकार परिषद का गठन, क्योंकि ये 4 इंपॉर्टेंट धारा है जहाँ से योजना है विकास से संबंधित है। और धारा 34, क्योंकि पास पास में भी है, धारा 34 कहती है राज्य सलाहकार परिषद का गठन। राज्य सलाहकार परिषद का गठन किस धारा के अंदर है, धारा 34 में राष्ट्रीय धारा, और धारा 21 आ जाएगी अपनी विद्यालय प्रबंधन समिति, और 22 के अंदर है विद्यालय विकास योजना। चारों याद रखनी है, अच्छे तरीके से पूछी जाती है। बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत निर्दिष्ट की गई है। अच्छा प्रश्न है ये, तो कितने प्रतिशत, 75%। यानी हम कह रहे हैं भी लगभग जो सदस्य होने चाहिए वो ज़्यादा उसके माता पिता, या हम कह सकते हैं उसके संरक्षण का या उसके आसपास के जो भी है परिवार से वो होने चाहिए ज़्यादा। ठीक है, फिर अगला है कि 1 से 5 तक के 200 विद्यार्थियों के लिए प्रधानाध्यापक के अलावा आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी, तो कितनी होगी भी, 5 शिक्षकों की होनी चाहिए संख्या। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बताता हूँ ताकि आप आसानी से इसको कर पाए। देखिए 1 से 5 तक कक्षा के लिए हम बात करें तो अगर 60 तक बच्चे हैं ना, 60 बच्चे हैं तो उस पर क्या हो गए, 2 शिक्षक होंगे। फिर 61 से 90 के मध्य अगर बच्चे हैं तो 3 शिक्षक होने चाहिए। ये लिख दिया आप, मास्टर साहब, कितना मास्टर होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, 3 मास्टर होना चाहिए 61 से 90। फिर 91 से लेकर 120 बच्चे आपके पास, तो आपके पास 4 मास्टर होना चाहिए। फिर मैं बात करूं 121 से लेकर 200 बच्चे हैं तो 5 मास्टर होना चाहिए। तो ये है आपको याद रखना। अगर 150 से अधिक है, ये पूछा जा सकता है कि 150 से अगर अधिक है तो 5 मास्टर 1 अध्यापक, यानी प्रधानाध्यापक हो गए, हेड टीचर होगा। अगर 200 से अधिक है, 200 से अधिक है बालक, तो आपके पास 40:1, यानी 40 बच्चों पर 1 मास्टर साहब होगा प्रधानाध्यापक को छोड़कर। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि 200 विद्यार्थियों के लिए प्रधानाध्यापक के अलावा शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। मैंने बताया, यानी 200 विद्यार्थियों, या अब कितने हो गए भी, 150 से अधिक हो गए तो क्या चाहिएगा, 5 + 1, 5 + 1, एक क्या चाहिएगा, प्रधानाध्यापक हेड टीचर चाहिएगा। ये एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, कौन सी दिनांक व वर्ष को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, तो ये वापिस क्वेश्चन 1 अप्रैल 2010 को स्कूल लेक्चरर जीके के अंदर रिपीट हुआ, ये भी 3rd ग्रेड में आया। आरटीए अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। ये धारा कौन सी है, ये धारा 10 कहती है, ये धारा 10। तो आरटी 2009 की धारा 10 कहती है
कहती है कि माता पिता और संरक्षण के कर्तव्य, यानी माता पिता या आसपास के संरक्षण या कोई भी परिवार से ये कर्तव्य बनता है कि आपके आसपास कोई स्कूल है तो बच्चों को वहाँ पे ज़रूर भेजें। ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो उसको जिम्मेदारी आपकी होगी, उसको प्रवेश जरूर दिलाना है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। देखिए, आपको अगर धारा अच्छे तरीके से याद है तो आप अच्छे तरीके से इनका जवाब दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा NCERT। NCERT जो है अधिकृत करेगी। ये धारा 29 के अंदर कहा गया है। मैंने पहले भी बताया आपको अच्छे तरीके से। धारा 29 कहती है कि पाठ्यक्रम व मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक है, अगला RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र, जो अध्याय 4 है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अध्याय 4 की बात करेंगे, वो है किससे संबंधित है? ये है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। बस इतना ही प्रश्न आता है, ये जीके के अंदर आया था। RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? धारा 25 है छात्र शिक्षक अनुपात। अब मैं आपको बताता हूँ छात्र शिक्षक अनुपात क्या होंगे। धारा 25 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो प्राथमिक स्तर था मैंने पहले भी बताया था 1 से 5 तक 30:1, फिर उच्च स्तर पर आ जाएगा 35:1, और फिर माध्यमिक में आ जाएगा 30 बच्चों पर 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? मैंने बताया था आपको भी 60 से, बताया था भी 60 बच्चे आपके पास तो कितना मास्टर हो सी? 60 टाबर है तो 2 मास्टर। ठीक है, अगर थारकन 61 लेके 90 के बीच में टाबर है नहीं तो 3 मास्टर हो सी थारकन। अगर थारकन 91 लेके 120 तक टाबर है तो 4 मास्टर है। 121 लेके थारकन 200 तक है तो 5 मास्टर। अब देख लो यहाँ पे क्या है, 61 से 90 के बीच में छात्र हैं तो कितने भी 3 मास्टर साहब लेना, 3 मास्टर साहब होना चाहिए भी। कितने? 3 मास्टर साहब होने चाहिए भी। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? तो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ये देखो, ये आंसर मैंने नहीं माने हैं, ये पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, वहां पे केंद्र सरकार के अंदर। आपको बस पढ़ने हैं इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधित 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु सक्षम है। तो कौन है भी इसके अंदर सक्षम? कौन होगा? तो सक्षम होगी समुचित सरकार। कौन होगी? समुचित सरकार होगी। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? 50 होगी भी, याद रखना। ये जो SMC का अध्यक्ष होता है उसमें सब जो महिलाएं की संख्या होगी वो 50% होगी, याद कर लेना। ठीक है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह में संबंधित है तो परिभाषित होगा। तो वो होगा भाई किसमें भी? तो असुविधाग्रस्त समूह में, यानी वंचित समूह के अंदर माना जाएगा वो। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधित है 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता के समय में अर्जित करेगा भी, तो 4 वर्ष के अंदर। तो ये धारा है अपनी 23। धारा 23 कहती है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निर्बंध और शर्तें इसमें दी हुई। धारा 23 के अंदर इसमें कहा गया है कि अगर कोई मास्टर साहब के पास पहले लगा हुआ है और उसके पास कोई डिग्री नहीं है तो उसको 4 साल दिए जाएंगे। 4 साल के अंदर वो क्या करेगा? अपनी सेवा करेगा, नियम है जो भी उसके अनुसार चलेगा, अपनी डिग्री को पूरा करेगा। लेकिन एक खबर एक और है कि 17 अक्टूबर 2017 का जो संशोधन हुआ
उसमें जो अब 5 वर्ष से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 9 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, लेकिन जो है इसका आंसर जो होगा वो होगा 4 वर्ष होगा। ठीक है। अगला, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 संशोधित 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित कक्षा ली जाएगी? तो वो नियमित कक्षा ली जाएगी 5वीं से 8वीं की। किसकी? 5वीं से 8वीं की। ये हेड मास्टर संस्कृत एजुकेशन के अंदर आया हुआ था कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं और 8वीं की। ठीक है। अब ये बोर्ड ने कहा है कि 5वीं और 8वीं के अंदर अब बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। पहले ऐसे होता था कि 5वीं से 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा थे अगर पास नहीं होते तो उनको पास कर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने अब नियम बनाया कि उन्हें पास नहीं करना है, लेकिन 2 महीने के अंदर उन्हें दोबारा रिवाइज करवा के उनका पेपर दिलवाना है। ठीक है। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। तो ये गलत है। ठीक है, मना नहीं किया जाएगा, ऐसा है। एक बच्चे को विस्तारित समय में ही प्रवेश दिया जाएगा। एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल सही है। एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराएगा। ये सारा धाराएं जब पढ़ोगे तो उसमें सारा मिल जाएगा। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटे में सहित होंगे तो 45 घंटे। मैंने पहले बताया सप्ताह के अंदर 45 शिक्षण घंटे होंगे। अगला, शिक्षकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश किया जाएगा? भी ये देखो, अच्छा प्रश्न है ना, और ये सीधा टपकेगा एग्जाम में, सीधा का सीधा आगे एग्जाम में आएगा कि एक 6 वर्ष का बालक है और वह कभी भी किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसको प्रवेश देंगे, नहीं देंगे, या तो इसका क्या होगा? तो उसको आयु के अनुरूप ही देंगे। 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक है तो उसको आयु के अनुरूप ही हम क्या देंगे? उसको। अब ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें धारा 4 के अंदर कहा गया है कि ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए विशेष उपबंध धारा 4 के अंदर है। तो इसमें अगर मान लीजिए अगर कोई बालक या बालिका 8 वर्ष की है तो कक्षा 3 में, 8 वर्ष की है तो उसे कक्षा 3 में। ठीक है। अगर 9 वर्ष की है तो उसे कक्षा 4 में, 9 वर्ष की है तो कक्षा 4 के अंदर, ये भी याद रखना है। तो अगर मान लीजिए कि अगर 13 वर्ष की है तो 13 वर्ष की बच्ची को कौन से में? 6ठी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। 13 वर्ष की है तो 14 वर्ष की जो बच्ची होगी उसको 14 वर्ष के बाद यानी 15 या 16 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा अधिकार कर लेगी। ठीक है, तो ये होगा थोड़ा सा। तो 13 वर्ष की बच्ची को कक्षा 8 तक 6 तक ये पूछा जाता है, बाकी आप आयु के अनुसार उसे प्रवेश देंगे। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या होंगे? 6ठी से लेकर 8वीं तक, 6 से 8 तक न्यूनतम शैक्षणिक घंटे क्या होंगे? भी तो 1000 घंटे। कितने? भी 1000 घंटे। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कितने घंटे? भी 1000 घंटे। ठीक है। अगला, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं करनी चाहिए? तो 10%। अगला प्रश्न देखिए, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या होगी? तो 60 बच्चों पर कितने होंगे? 2 मास्टर साहब होंगे। पहले मैंने आपको बता दिया। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या प्रतिशत क्या होगी? तो 50% होगी। ये भी मैंने बता दिया आपको, वैसे पूछा गया था। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से जो कथन होगा वो असत्य होगा कि आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। ये कथन गलत है। एक बच्चे का अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कर सकता है, बिल्कुल सही है।
एक बच्चे का विस्तारित समय में ही प्रवेश दिया जाएगा, ये भी सही है। एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ये भी सही है। एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पहले कभी स्कूल नहीं गया, वह स्कूल की किस कक्षा में प्रवेश लेगा भी? 10 वर्ष का बालक, तो ये पाँचवीं कक्षा में। किसमें? पाँचवीं कक्षा में, ठीक है, 10 वर्ष का बालक। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल की पहली कक्षा या विद्यालय की प्रवेश शिक्षा में प्रवेश पाने होने चाहिए? तो इसमें क्या होगा? 25%, ठीक है। ये प्राइवेट स्कूल वाले प्रश्न हैं, दोबारा आ रहे हैं, लेकिन हमें रिपीट करना है। आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक माता पिता और शिक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रवेशित होंगे? तो धारा 10, ठीक है। फिर है कि आरटीई एक्ट 2011 के अनुसार राजस्थान के विद्यालय में गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये थोड़ा सा एक आध प्रश्न आ गया आरटीई 2011 से, लेकिन जो हमारे रीट के अंदर नहीं है, तो अभिभावक होगा अभी, ठीक है। शिक्षक अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटल स्कूल शुल्क प्रति व्यक्ति शुल्क लेता है, तब अधिनियमित में उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो पहले मैंने बताया था कि 10 गुना इसमें वसूला जाएगा। ये दोबारा प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन हमें रिवाइज करना है। फिर है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो वो होगा भाई सभी प्रकार के जो है विद्यालय में 14 वर्ष तक, ठीक है। फिर है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत एंट्री कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के 10 बच्चे हैं, तो सामान्य प्रवेश के कितने बच्चे होंगे? तो 30 बच्चे होंगे। कितने भी? 30 बच्चे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या क्या चाहिए? तो 200, अगर आपके पास कक्षा 1 से 5 तक 200 छात्र है, तो कितने मास्टर चाहिए भी? 6 मास्टर चाहिए। कितने भी? 6 मास्टर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी होगी? तो प्राधिकारी संस्था होगी ये SIRT, यानी SIRET, ठीक है, NCERT। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित होंगे। तो 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह होंगे 45 शिक्षण घंटे, ठीक है। थोड़े से घंटे हैं यहाँ पे, शिक्षण घंटे, तो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में नहीं है? तो इसका भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा करता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, बिल्कुल सही है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति मैंने बताया था। इसका भाग 28 शिक्षकों की निजी ट्यूशन को निषेध करता है। तो इसमें जो 4 नंबर ये बी नंबर होगा, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध नहीं करता है, इसका नंबर बी हो जाएगा आंसर। शिक्षक अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने चाहिए? 10 गुना अर्थदंड। ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि रिपीट हुए हैं, सभी के सभी प्रश्न रिपीट हुए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना चाहिए भी? तो इसमें होगा, प्रश्न है ये 2018 में पूछा गया था स्कूल लेक्चरर का, कौन सा उत्तरदायित्व पूरा किया जाना चाहिए? इसमें कि माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, ठीक है। और दूसरा है कि शैक्षिक कैलेंडर पाठ्यांक का विनिश्चय करना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करवाना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आंकलन करना। तो बताइए इसका आंसर होगा कि शैक्षिक कैलेंडर पाठ्यांक का विनिश्चय करना, पूरा नहीं किया जाना, ठीक है, उत्तरदायित्व। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायी होगा। केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना।
शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अध्याय 4 के अंदर। ठीक है, ये देखो किस प्रकार के बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में नहीं है? इनमें से बताना है। तो इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, ये बिल्कुल कथन गलत है। विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए संबंध है, बिल्कुल सही है। और 4 बच्चों के अधिकारों का संरक्षण है, और 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करना, यानी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना। तो ये इसमें बी जो है गलत हो जाएगा। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटी अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? तो प्राथमिक शिक्षक तक 200 दिन। देखिए शैक्षणिक कार्य है 1 से 5 तक 200, और 6 से 8 तक 200 दिन, 220, और घंटे 800 दिन, 1 से 5 तक, 1 से 6 1000 घंटे। बस ये मैंने बता दिया है। बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, ये आ गया वैसे तो, असुविधाग्रस्त समूह, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बार बार इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। ये बार बार प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, अध्याय 4 के अंदर है। तो बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक है जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, तो किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? ये देखो बार बार प्रश्न सेम आ रहे हैं, तो उसकी आयु के अनुरूप। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति का उत्तरदायित्व नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? माता पिता को अपने बच्चे को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत हो जाएगा इसमें। आरटीए अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे? तो 45 घंटे। बार बार प्रश्न आ रहे हैं बार बार। फिर विद्यालय विकास योजना आरटीए 2009 की किस धारा केंद्र है? 22 केंद्र है, 21 केंद्र विद्यालय प्रबंधन समिति है। ठीक है, ठीक है, ये एसएमएस ही है। फिर शिक्षकों व छात्रों के लिए आवश्यक अतिरिक्त सहायता और प्रशिक्षण की बात करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षकों और छात्रों के लिए तो निजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो सेम हो जाएंगे 3, 60 पर आपको पता है वही सेम है, थोड़ा घुमा दी इसने। ये छात्रों की संख्या मैंने आपको बता दी है। एक प्राथमिक विद्यालय में 151 छात्र है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में रखे जाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या होनी चाहिए? बात पूछ रहा है 1 से 5 तक प्राथमिक, यानी 1 से 5 तक की कक्षा के अंदर 151 छात्र है आपके पास, तो क्या होगा? अभी इसमें होंगे 5 प्राथमिक शिक्षक और 1 विज्ञान का शिक्षक होगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा अप्रभावित रहती है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। तो आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है, अगला, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90, ये वापस फिर प्रश्न आ गया हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितने हो जाएगी? 60 पर 2 है, और 61 से 90 3 मास्टर साहब, इतना 3 मास्टर साहब। बालक अधिकारों का सम्मेलन का अनुच्छेद बच्चों के शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है, कौन सा अनुच्छेद? भी अनुच्छेद 29। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आरटीई के किस धारा में बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है? तो धारा 17 कहती है, धारा 17 के अंदर है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारी को प्रावधान करता है? तो अध्याय 4। तो ये हमारे लगभग 70 प्रश्न थे, लगभग 70-72 थे जो मैंने आपको करवाए हैं। इनका करवाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि रीट पात्रता परीक्षा के अंदर नए विद्यार्थी हैं और नए विद्यार्थी को समझ नहीं आता कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो स्पेशल उनके लिए है। और जो साथी मेंस की भी तैयारी करें तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी ये सारे प्रश्न पढ़ने को मिल गए हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ें, इनका अध्ययन करें और देखें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको आरटी 2009 के अंदर पढ़ना क्या है? धारा पढ़नी, और उस धारा के अंदर धारा किससे संबंधित है बस इतना पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
और कुछ जो शिक्षक के अनुपात हैं, कितने बच्चों पर कितने मास्टर साहब चाहिए, वो भी आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से अध्ययन करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और इसी प्रकार की आपको रीट के लिए, पात्रता के लिए क्लासें मिलती रहेंगी। तो प्रताप क्लासेस से जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।